नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि यहाँ पे आज 30 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों का टारगेट यहाँ पे 20 प्रश्नों का रहेगा। तो चलिए देखते हैं कितने लोग आज अपना टारगेट पूरा कर पाते हैं। तो आज ये जल्दी से आ जाइए सभी लोग। जी आ जाइए सभी लोग। इसके बाद अपने प्रश्नों को शुरू किया जा रहा है और प्रश्न जो भी हैं बहुत ही मजेदार प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं, जो कि सी टेट की दृष्टि से और टेट की दृष्टि से बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। तो आज ये जल्दी से आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या करा है। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाए। चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, आ जाइए और प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा और अपना टारगेट जो है इसे याद रखिएगा। आप लोगों को यहाँ पे 20 प्रश्न सही करने हैं 30 प्रश्नों में से। आज प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो आज ये सभी लोग आ जाइए। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को, आ जाइए जल्दी से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है और सभी लोग कमेंट एकदम फास्ट करिए। देखिए पहला प्रश्न ये कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो पहला करा है कि धैर्य एवं दृढ़ता, दूसरा करा है कि शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और यहाँ पे तीसरा करा है कि अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, और चौथा करा है कि पढ़ाने की उत्सुकता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा क्या है कि प्राथमिक स्तर पे यानी 1 से लेके 5 तक के, ठीक है, 1 से लेके 5 तक के बालकों की बात किया है, जिसमें से शिक्षक में निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। तो पहला करा है धैर्य एवं विशिष्टता, दूसरा करा है हमारा शिक्षण पद्धतियों और विषयों में ज्ञान में दक्षता, और यहाँ पे तीसरा करा है कि अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, चौथा करा है कि पढ़ाने की उत्सुकता। देखिए पढ़ाने की उत्सुकता से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जब तक आपको किसी विषय का ज्ञान नहीं होगा तो आप में उत्सुकता रहकर ही क्या करेगा, जब तक आपका उसको पूर्ण ज्ञान न हो। तो हमारा चौथा गलत है। तीसरा करा अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। मानक मतलब क्या है कि यहाँ पे व्याकरण से संबंधित है, ठीक है, व्याकरणी से। तो व्याकरणी नियम आपको आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे किस पे प्रयोग करेंगे, व्याकरण का आप उच्च कक्षाओं में व्याकरण का प्रयोग करेंगे। तो हमारा दूसरा भी गलत हो गया। अब बचा हमारा पहला और दूसरा। तो इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। देखिए अच्छी वाली बात नहीं है, बात यहाँ है कि प्राथमिक स्तर पे कौन सा आपको धैर्य एवं बनाए रखना। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्योंकि बालक जो होते हैं, जो प्राथमिक स्तर पे बालक होते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उदंगता करते हैं। तो आपको वहाँ पे धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ आपको उनको पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसलिए थोड़ा छोटा भी है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिएगा इसे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा। देखिए पहला ये करा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है। तो पहला करा है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदलें, यानी जो शिक्षण विधियां उसे बदल दें। दूसरा करा है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। आखिर कक्षा में समस्या क्यों है ऐसी कि ताकि बालक पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा कह रहा है कि अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, और चौथा करा है अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। दूसरे का अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। आखिर ऐसा कारण क्या है कि आखिर वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है उस पर चर्चा करनी चाहिए। आखिर समस्या से निपटा कैसे जाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए तीसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, और सभी लोग क्या करिए, एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दूसरा, यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, और सभी लोग अपना जो स्कोर है उसे काउंट करते चलिएगा कि कितना प्रश्न आज आप लोग सही कर रहे हैं। और आज की प्रश्नों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, 30 प्रश्न रखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा ये करा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो क्या होता है। तो पहला करा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा करा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा करा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा करा है कि संवेदी पेशी प्रेरक अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी देखिए। अगर इसको अवस्थाओं में बांटा जाए जीन पियाजे के, तो यहाँ पे 0 से 2 वर्ष होगा इसका संवेदी, यहाँ पे
और पूर्व जो होगा 2 से 7 वर्ष होगा, और मूर्त जो होगा यहाँ पे 7 से 11 वर्ष होगा, और ये जो औपचारिक आता है आपका 11 से ऊपर आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे तर्क करना बालक कब शुरू करता है, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मतलब शुरुआत करता है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए तीसरे का राइट आंसर जाएगा मूर्त, यानी जो वस्तु है। देखिए मूर्त अमूर्त क्या होता है, पहली बात तो जो वस्तु हो उस पे क्या करना, चिंतन करना, वो मूर्त आएगा। और जो वस्तु नहीं है, ठीक है, उस पे चिंतन करना, वो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी अमूर्त में चला जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि मूर्त यानी वस्तु को देखकर ऊपर चिंतन करता है बालक, यानी प्रारंभ करना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है जी, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। चौथा देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा ये करा है कि मन का मानचित्र संबंधित है, मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है। देखिए पहला हमारा करा है कि हमारा यहाँ पे करा है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, दूसरा करा है कि मन का चित्र बनाने से, और यहाँ पे तीसरा करा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, और चौथा करा कि बोध मिस होता है समझ बढ़ाने की तकनीक, यानी अपनी तर्क शक्ति बढ़ाने की यहाँ पे तकनीक पे। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या जाएगा, देखिए चौथे का जो राइट आंसर जाएगा जल्दी से बताइए। पहला हो सकता है, जल्दी से कमेंट फास्ट करिए, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, या फिर चौथा हो सकता है। देखिए मन का मानचित्रण की बात किया, यानी आपके मन, आपके भावों में, ठीक है, आपके भावों में, आपके जो मस्तिष्क में चल रहा है, ठीक है, उसका चित्रण बनाना। क्या है चित्रण, यानी अमूर्त चिंतन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान, मतलब अपने मन में ही क्या करते हैं आप, जैसे क्या होता है कोई चीज देखते हैं, फिर इसके बाद अपने मन में ही, अपने मस्तिष्क में ही क्या करते हैं, उस पर एक नया अनुसंधान, यानी अनुसंधान का मतलब एक अलग ही तर्क व्यक्त करने लगते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे पांचवें प्रश्न पे। देखिए पांचवा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए पांचवा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, देखिए यहाँ पे विशेष रूप से बात किया है, यानी दबाव दिया है किस पे, 1 से लेके 5 तक की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 5 तक की बात किया है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। पहला करा महंगी और चमकदार सहायक सामग्री प्रयोग करना, जिससे वो क्या करते हैं समस्याओं पे संबोधन कर सकते हैं। दूसरा करा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, और तीसरा करा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और चौथा करा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा जी। देखिए पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, क्षमताओं के अनुरूप, यानी जिस बालक की जैसी क्षमता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा है, जरा प्रश्न पढ़िए। प्रश्न करा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने की, यानी सीखने मतलब क्या है, अधिगम की बात किया है। किसकी बात किया है, अधिगम की बात किया है। ठीक है, अधिगम की बात किया है समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जो उनकी कठिनाई है, ठीक है, उनकी कठिनाई जो है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा क्षमता के अनुरूप, बालक की जैसी क्षमता हो उसके अनुसार शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा क्या करा है। छठा भी बहुत ही अच्छा है। करा कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण है, मतलब एक सृजनात्मकता, एक क्या है खोज, क्या है खोज का एक पोषण है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए पहला करा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा करा है कि विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के यहाँ पे लक्ष्यों का बल देना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए छठे का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए सबसे बेहतर तरीका है यहाँ पे अवसर देना, जो कि सबसे बेस्ट यहाँ पे लग रहा है हमारा ऑप्शन, जो कि राइट भी है हमारा यहाँ पे। प्रत्येक मतलब होता है सभी बालक को, प्रत्येक कर दिया तो सभी बालक को शामिल कर लिया। अंतर्जात यानी उनकी प्रतिभाओं को, जो उनकी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, अंतर्जात में से होती है उनके अंदर के जो कौशल है, उस जो छुपी है उसको पोषण मतलब बाहरी जीवन में लाने का अवसर उपलब्ध कराना, यानी उनको ऐसी क्रिया करने के लिए कहना चाहिए जिससे कि वो अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सके, अपनी जो योग्यता है उसको प्रदर्शित कर सकें। और यहाँ पे कराए उपलब्धियों पर बल देने की बात किया है, जो कि गलत है, किसी पर भी बल विशेष पे नहीं देना है। कोचिंग की बात किया है, एनसीएफ सीधे सीधे काटता है कि आप एक शिक्षक के तौर पे क्या कर सकते हैं, कोचिंग का अलग से यहाँ पे पढ़ा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे कराए अच्छा शिक्षक व्यवहार, यहाँ पे देखिए अच्छा शिक्षा के लिए कराए और विद्यार्थियों का शिक्षण पे बल दिया, जो कि राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देखते हैं सातवां यहाँ पे क्या करा है। देखिए अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया है कि किस प्रकार से जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं होती हैं और किस तरह से उनको वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे करा है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में
बच्चा अमूर्त मिस होता है औपचारिक, ठीक है। यहाँ पे संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए 7वें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे करा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर, हमने ऊपर ही कहा है कि 11 वर्ष तक चलती है, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से ऊपर चलती है। और दूसरा हमारा करा संवेदी प्रेरिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। तीसरा करा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष चलती है, ठीक है। और यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष चलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए एक तरीका आप लोगों को बता देते हैं, पहले इंद्रजनित गामक अवस्था होगी यानी संवेदी पेशिक होगी, फिर इसके बाद पूर्व होगी, फिर इसके बाद मूर्त होगा, फिर इसके बाद औपचारिक होगा। तो 0 से 2 आपका संवेदी पेशिक में चला गया, 2 से आपका 7 वर्ष चल जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चल जाएगा, और 7 से 11 चल जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और 11 से ऊपर यानी 12 से ऊपर जो जाएगा आपका यहाँ पे अमूर्त चिंतन में जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वां कितने लोगों का सही होता है। और सभी लोग एक बार कहेंगे कि लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं लाइव सभी लोग कर दीजिए। यहाँ पे देखिए करा है हमारा क्या, पहला करा है हमारा, सॉरी यहाँ पे 8वां करा कि सीखना समृद्ध हो सकता है, यानी एक अच्छा हो सकता है। कैसे, पहला करा है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने किया जाए तब हो सकता है। दूसरा करा है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे तब हो सकता है। और तीसरा करा है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का, यहाँ पे देखिए आवधिक परीक्षा की बात कर दिया है। और यहाँ पे चौथा करा है वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए 8वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए सबसे सकारात्मक यहाँ पे लग रहा है, जितना आप अंतः क्रिया कराएंगे बालकों से उतना अच्छा ही होगा। और वास्तविक दुनिया से जुड़ के जितना भी यहाँ पे 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाएंगे बालक अच्छे तरीके से सीख जाएगा, क्योंकि आसपास उसकी वो घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे वो सीख जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। 9वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां क्या करा है। देखिए 9वां प्रश्न ये करा है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो पहला यहाँ पे करा है नहीं की बात किया है, देख लीजिए सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या करा है, ये तो हमारा सही है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है क्योंकि आप सीखते हैं अधिगम के द्वारा। और यहाँ पे दूसरा करा है सीखना लक्ष्योन्मुखी यानी किसी लक्ष्य के लिए होना चाहिए आपका, ये भी सही है। और यह करा है कि अनअधिगम की सीखने की प्रक्रिया, देखिए अनअधिगम यानी जो आप एक अधिगम प्रक्रिया होती है जो आप विद्यालय में सीख सकते हैं, एक अनअधिगम होती है, स्वतः ही सीख लेते हैं, तो ये भी हमारा सही है। और चौथा करा है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम, देखिए सीखने का जो स्थान है वो कहीं से भी सीख सकते हैं, एक मात्र ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जो कि हमारा गलत है। आप कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए विद्यालय में जब जाएंगे तो एक आपका समय निर्धारित होगा, एक स्थान निर्धारित होगा, एक शिक्षक निर्धारित होगा, एक गुरु होगा, ठीक है। तो यानी एक विषय वर्ग में होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो अधिगम होता है आप कहीं से भी प्राप्त कर, चलते चलते भी आप सीख सकते हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं कोई चीज़ आपको लगे कि ये अधिगम हमारे लिए सीखने के लिए उपयोगी है तो आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा चौथे का जाएगा नहीं मानना चाहिए, तो राइट आंसर चौथा होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, देखिए 10वां प्रश्न ये करा है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित शिक्षार्थी कैसे होते हैं। तो पहला करा है कि वे माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों के करने में सहायता करनी चाहिए। दूसरा करा है वे 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। और तीसरा करा है कि कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, विशेष यानी अलग से व्यवहार करना चाहिए। और चौथा करा है को निचले स्तर के कार्यों के लिए छूट मिलनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा, देखिए सबसे बेस्ट तरीका हमारा यहाँ पे क्या है कि के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। मतलब ये है कि सभी के साथ जैसा व्यवहार आप कर रहे हैं वैसे ही उनके साथ भी करना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे माता पिता और उनके बच्चों, यहाँ पे मित्रों के, तो अगर माता पिता और उनके बच्चों से लेंगे तो ये विद्यालय में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निर्धारित कर दिया कि कक्षा 5 का बालक है, यहाँ पे सामाजिक बालक नहीं रखा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं दूसरा हमारा यहाँ पे क्या करा है। 11 का देखिए प्रश्न हमारा ये बहुत ही अच्छा है, करा है कि निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, यानी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। किसका, पहला करा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा करा है कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और तीसरा करा है कि यहाँ पे सान्निध्य यानी संगीत की आवश्यकता, और यहाँ पे चौथा करा है सामाजिक यहाँ पे करा अनुदेवन का सहारा की आवश्यकता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, सराहना, ठीक है, यानी उसको अच्छे से कार्यों के लिए प्रोत्साहन देना। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या जाएगा जी, 11 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर,
मलमूत्र जो हुआ उसे बाहर आप निकाल देते हैं, इसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। देखिए 12 का ये करा हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, सभाकार जहाँ पे आयोजन होता है, ज्यादा लोग भाषण देते हैं नेता लोग, और यहाँ पे तीसरा करा कि घर, चौथा करा खेल का मैदान। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए विद्यालय और पर्यावरण के साथ साथ आप घर को भी रख सकते हैं, और ये तो हमारा हो नहीं सकता। तो 12 का राइट आंसर क्या जाएगा? किससे आप सबसे बेस्ट मानते हैं? देखिए सबसे बेस्ट हमारा जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीका, यानी उसे तो बालक को ज्ञान है हर चीज का, तो ज्ञान तो घर में ही हो जाएगा, लेकिन बेहतर तरीके से उसको परिभाषित किया जा सकता है केवल कहाँ, विद्यालय में और पर्यावरण यानी कक्षा का वातावरण। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। 30 प्रश्न है आज की क्लास, लंबी चलने वाली है और सभी लोग यहाँ पे ज्यादा उब जाइएगा, क्योंकि प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके ही जाना है सभी। यहाँ पे देखिए 13 का हमारा करा है कि को यानी डैश 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। किसको? अभिप्रेरित यानी सीखने का एक शिक्षण का संकेत माना जाता है। किसके? तो पहला करा है कि शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, दूसरा करा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तीसरा करा है कक्षा में एकदम खामोशी, और चौथा करा है कक्षा में एक यहाँ पे करा है अधिकतम उपस्थिति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा? देखिए 13 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, विद्यार्थियों का प्रश्न पूछना। ठीक है, यहाँ पे संकेत करता अभिप्रेरित, यानी जब भी बालक आपसे प्रश्न पूछेगा आप तुरंत ही उसके जो प्रश्न है उसका निवारण कर देंगे, तो उसमें क्या अभिप्रेरित मतलब एक रुचि उत्पन्न होगी। रुचि जब उत्पन्न होगी तो वो बार बार आपसे प्रश्न पूछेगा और उसमें बालक में क्या हुआ, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14 प्रश्न पे देखते हैं। 14 का हमारा यहाँ पे क्या करा है? देखिए 14 का प्रश्न ये करा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यानी बुद्धिमान बच्चों का लक्षण कौन सा नहीं है? पहला करा कि वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। दूसरा करा है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। तीसरा करा है वह जो नए परिवेश में स्वयं को संयोजित कर सकता है। और यहाँ पे चौथा करा है कि वह जो लंबे यहाँ पे निबंधों को बहुत जल्दी रटने में क्या होता है कि क्षमता रखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा जी 14 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ, क्योंकि रटने की क्षमता नहीं होती है। एक बुद्धिमान बालक रटता नहीं है, उसे क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के ज्ञान ग्रहण करता है। संप्रेषण करने का मतलब भेजने का और सीखने का बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, क्षमता रहता है। अमूर्त यानी तर्क करता है। यहाँ पे परिवेश में स्वयं को समायोजित करा, जैसा परिवेश हो वैसा वो अपने को ढाल लेता है, लेकिन रटने की प्रवृत्ति नहीं होती है, जो कि एनसीएफ भी कहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे देखते हैं 15 का कितने लोगों का सही होता है। देखिए 15 का ये करा है, बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए किसने सबसे ज्यादा किसने बच्चों पे अथवा किया है, अपना प्रयोग किया है? तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा किसने किया है, कितने वर्गों में बांटा है, अपने ही बच्चों पे किया है प्रयोग। इतना तो हिंट दे दिया, बताइए राइट आंसर क्या जाएगा? सृजन करते हैं। तो पहला करा है पावला, दूसरा कोहलबर्ग, तीसरा स्किनर, चौथा करा है कि जिन पियाजे। तो राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका क्या जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर जाएगा जिन पियाजे के साथ जाएगा। इन्होंने खुद के अपने बच्चों पे क्या किया था, प्रयोग किया था, और उनकी अवस्थाओं को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था। यहाँ पे मूर्त संक्रिया, यहाँ पे संवेदी पेशिक अवस्था, फिर इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यहाँ पे चौथा बांटा था इन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी औपचारिक। तो इन्होंने ही बताया था। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जिन पियाजे के साथ जाएगा। 16वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 हमारा यहाँ पे क्या करा है, देखिए 16 का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 16 का प्रश्न ये करा है कि कृतिका अस्कर घर से ज्यादा बात नहीं करती। ये देखिए प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, जी कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि पहला हमारा देखिए करा है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। दूसरा करा है कृतिका अपने घर पर बिल्कुल पसंद नहीं करती है, यहाँ पे घर बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और तीसरा करा है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वो बात करती है। चौथा करा है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के अवसर देता है। यहाँ पे देखिए अवसर देख के आप भटक मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बालक से संबंधित है। ठीक है,
तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 16 का तीसरे के साथ जाएगा। उसके विचारों को क्या होता है कि विद्यालय में मान्यता मिलती है, जितना घर पे नहीं हो सकता है उतना जो उसकी बात है उसको विद्यालय में मिलता है, अपने प्रश्न लगती है, उसे उसके प्रश्नों को वहाँ पे कठिनाइयों को दूर किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17% पे देखते हैं 17 के क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो पहला करा है सामाजिक दर्शन, दूसरा मीडिया मनोविज्ञान, तीसरा करा है कि शिक्षा मनोविज्ञान, चौथा करा है शिक्षा शास्त्र, यहाँ पे शिक्षा समाज शास्त्र। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए कि 17 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी, इसका राइट आंसर जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर जाएगा यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान। क्या कहा है एक बार देख लीजिए, मीडिया मनोविज्ञान नहीं जाएगा, सामाजिक दर्शन नहीं जाएगा, शिक्षा समाजशास्त्र नहीं जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं क्यों नहीं जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। समझने का प्रयास किस प्रकार कर सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान, यानी उनकी जो मन की भाव है उसको किस प्रकार से जान सकता है शिक्षक। अगर यहाँ पे देता है कि विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने का प्रयास होना चाहिए, या फिर यहाँ पे शिक्षार्थियों को सामाजिकरण का विकास हो सकता है, अगर वहाँ होता तो आप मीडिया को मारते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, यानी उनके मनोभावों को जानना। 18% देख लेते हैं 18 का क्या करा है। 18 का ये करा है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा मतलब रुचि उत्पन्न होना खुद से। तो यहाँ पे पहला करा है कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम के साथ से अलग करती है। दूसरा करा है कि शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। तीसरा करा है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। चौथा करा है कि शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। तो ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए 18 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी, राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा में होता है रुचि, यानी आप क्या करते हैं, खुद के भावों को प्रदर्शित करते हैं। तो जब आप रुचि लेते हैं किसी में तो आपको सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो नए नए कार्यों के लिए आप अग्रसित होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपना स्कोर तो काउंट करते चलिएगा सभी लोग। देखिए 18 का ये 19 का ये करा है शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश 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 की ओर संकेत करती है। तो पहला करा है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। दूसरा करा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया। तीसरा करा है कि कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। और चौथा करा है कि शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? 19 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। जी, राइट आंसर सीधे हमारा जाएगा पहले के साथ जाएगा विद्यालय का संपूर्ण में होता है पूरा योगदान। ठीक है, विद्यार्थी के प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कराना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। 20वां देखिए ये करा कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला करा शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पे। दूसरा करा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तीसरा करा कि शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। और चौथा करा यहाँ पे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा चौथा। जल्दी से बताइए, इसका कमेंट करिए, जल्दी से फास्ट कमेंट करिए। जी, इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे जितने लोगों का दूसरा एकदम राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर दूसरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे देखते हैं 21 का क्या कह रहा है। देखिए 21 का राइट आंसर होगा हमारा क्या कि एक बच्चा अतीत का मतलब क्या होता है कि अपने पिछले ज्ञानों को क्या करता है, समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब पूर्व ज्ञान। अतीत में होता है आपका पूर्व ज्ञान। क्या होगा? पूर्व ज्ञान। ठीक है, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, नई स्थितियों में करता है। ठीक है, आधार के अनुक्रिया करता है। तो ये किससे संबंधित है? तो पहला हमारा करा है कि सीखने का प्रभाव नियम। दूसरा करा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। और तीसरा करा है कि सीखने का तत्परता नियम। और यहाँ पे चौथा करा है कि सीखने का सादृश्य नियम, सादृश्यता का नियम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी बताइए किसका राइट आंसर हमारा होगा? जी, पिछले ज्ञान को अपने नए ज्ञान में प्रयोग करना सादृश्यता के साथ जाएगा, सादृश्यता के नियम के साथ जाएगा। क्योंकि बालक पहले सीख चुका है, अपने अनुभव कर चुका है, उसको नए ज्ञान में जोड़ना ही आपका क्या कहलाता है? सादृश्यता का नियम। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पे देखते हैं 22 का क्या करा है। देखिए 22 का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यानी एक प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत नहीं है। पहला करा है दूसरे के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता। देखिए सृजनात्मकता भी होगा, जिज्ञासा भी होगा,
और यहाँ पे नवीनता भी होगा, यानी अपने बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से रख पाना, अभिव्यक्ति, ठीक है। तो दूसरा पहला करा है कि झगड़ना, झगड़ना नहीं है, सभी बालक झगड़ते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं झगड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है विशेष रूप से उससे पूछा है कि प्रतिभाशाली बालक की जो अच्छाइयाँ है उसको पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले एक साथ जाएगा। जो विशिष्ट होता है, जो प्रतिभाशाली होता है, दोनों झगड़ते हैं, याद रखिएगा, कोई ऐसा नहीं कोई झगड़ा नहीं करता होगा, तो हमारा राइट आंसर जाएगा पहले एक साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23 का ये करा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। विशेष आवश्यकता, विकलांग बालकों की बात किया है, ठीक है, समावेशी बालकों की बात किया है। तो पहला करा है कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियां द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अन्य समान बच्चों के साथ। तो 23 का राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी उसी ही शिक्षा देनी चाहिए जैसे आप सामान्य बालकों को देते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथा का। अगर उसके क्या करते हैं, यहाँ पे पहला देंगे, ठीक है, पहला अगर देंगे तो उसके साथ भेदभाव का होगा, उसके जो रूढ़िवादिता अपने आप को सोचेगा, ठीक है, कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो राइट आंसर सामान्य बच्चा, जहां पर भी सामान्य बच्चा दे दिया ऑप्शन में, तुरंत विकलांग बालकों को, समावेशी बालकों को उसमें जोड़ दीजिए, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न 14 यहाँ पे 24 प्रश्न पे देखते हैं 24 का क्या करा है। 24 का ये करा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश 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 के प्रति सचेत होना चाहिए। तो पहला करा है शिक्षार्थियों को बुद्धिमान या औसत बुद्धि की उपाधि देना। दूसरा करा है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों से प्रयोग करना। और तीसरा करा है कि प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, सहारा देने के जैसे तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। चौथा करा है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए 24 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, फटाक दे जी। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ। यहाँ पे देखिए उपाधि यानी बांटने की बात कर रहा है, और यहाँ पे तरीकों, विविध तरीकों यानी अलग अलग तरीकों को, सह शैक्षिक यानी जैसी आवश्यकता हो विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जेडपीडी की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे देखते हैं 25 का क्या करा है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? करा है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। हमने आप लोगों को पठन विकार से पढ़ा दिया है, यहाँ पे अधिगम जो पठन समस्याएं हैं बालकों की, उससे पढ़ा दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, गणित से जाएगा, पठन से जाएगा, व्यवहार से जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मानसिक से जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, इसका कमेंट जल्दी से फास्ट करिए आप लोग। देखिए 25वें का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, पठन विकार से जाएगा। ये जो जाएगा गणित डिस्कैलकुलिया से जाएगा, किसके साथ जाएगा, डिस्कैलकुलिया से जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न पे देखते हैं 26 का क्या करा है। 26 का ये करा है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभाना चाहिए। कैसा निभाना चाहिए? पहला करा है अग्नोमुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, इसका फास्ट कमेंट करिए 26 का। देखिए 26 का जो राइट आंसर जाएगा अग्नोमुखी यानी हर प्रकार की उनकी भूमिका निभानी चाहिए, बालक की जैसी कठिनाई हो, जैसी उसकी आवश्यकता हो उसके साथ उसको करना चाहिए, सहानुभूति नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न पे। देखिए 27 का हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है? निरंतरता से। दूसरा करा के एकीकरण से, अंतःक्रिया से, अंत संबंध से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा या फिर चौथा जाएगा। इसका 27 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए 27 का जाएगा निरंतरता के साथ जाएगा, पहला हमारा राइट आंसर होगा, कभी ना समाप्त होने वाली यानी निरंतर चल रही है। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न पे। देखिए 28 का करा कि यहाँ पे सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव ने दिया, जीन पियाजे ने दिया, यहाँ पे दूसरा करा वाइसगोस्की ने, तीसरा करा गेस्टवाल ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा जी। इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का, जल्दी से कमेंट करिए जी। गेस्टवाल, ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांत वाले दिन दिया। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पे। देखिए 29 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, यहाँ पे बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो राइट आंसर यहाँ पे 29 का क्या जाएगा। यहाँ पे क्या कहा है, देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि पूर्ण, यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि किस समूह में बच्चे अपने समवयस्क के समूह में सक्रिय सदस्य यानी पूर्ण रूप से हो जाते हैं। शुरुआती क्रम होता तो यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था जाता, शुरुआत के क्रम होता, ठीक है। अगर यहाँ पे कहता बालक, तब भी बाल्यावस्था तो नहीं होता, क्योंकि शुरुआत होता तो पूर्व बाल्यावस्था से होता, यानी वो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता। लेकिन यहाँ पे कहा है कि सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, पूर्ण रूप से हो जाते हैं। तो जाएगा आपका यहाँ पे किशोरों के साथ जाएगा। पूर्ण रूप से किशोरा जो होते हैं, किशोर बालक होते हैं, वो पूर्ण रूप से समवयस्क यानी अपने समान बालकों के साथ क्या आते हैं, समूह के साथ रहना पसंद करते हैं। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। 29वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं।
देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने किया है? हमने ऊपर ही आप लोगों को बता दिया है, तो राइट आंसर इसका बताइए जल्दी से। एरिक्सन ने, स्किनर ने, जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने। तो राइट आंसर इसका क्या होगा जल्दी से बताइए, और इसका आंसर कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि बच्चों के बौद्धिक विकास कौन कौन सा है, एक बार आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहाँ पे संवेदी पेशिक अवस्था, ठीक है, संवेदी पेशिक अवस्था 0 से 2 वर्ष। यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जाएगा 2 से 7 वर्ष जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने में जाएगा? ये जाएगा 7 से 11 जाएगा। और यहाँ पे औपचारिक जो जाएगा, औपचारिक यानी अमूर्त, ये जाएगा 11 यानी 12 से ऊपर जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 4 अवस्थाओं में किसने बांटा है? तो यहाँ पे स्किनर ने बांटा है, एरिक्सन ने बांटा है, पियाजे ने बांटा है, या फिर कोहलबर्ग ने। इसका आंसर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे सभी लोग। और बता दें कि इसका उत्तर कल आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा कि कितने लोगों का ये सही हुआ, क्योंकि ये बहुत ही ईजी प्रश्न था, लेकिन इसका उत्तर कल के क्लास में रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर जरूर बताइएगा। जिन पियाजे होंगे, एरिक्सन होंगे, स्किनर होंगे, या फिर कोहलबर्ग होंगे। तो बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और जो भाई बहन नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। 9 बजे ये क्लास समाप्त होती है, ठीक है। तो बता दें कि एक बार शेयर जरूर करिएगा और इसका उत्तर बताइए। कल की क्लास में इसका उत्तर सभी लोगों को रखा जाएगा। जितने लोग बताएंगे उन सभी लोगों का उत्तर नाम के साथ रखा जाएगा। कमेंट में बताइएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय और सुझाव जरूर दीजिए कि आज की क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।